नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोमिद। आज जुड़ा हूँ आप सभी के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से एक खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। एक ऐसा मुद्दा जिसका नाम है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते तो कई बार हैं, बट किन्हीं कारकों की वजह से उस पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहे वो स्टूडेंट हो, सैलरीड एम्प्लॉयड हो या बिजनेस प्रोफेशनल हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स है जिसके थ्रू अपनी वेल्थ को काफी इफेक्टिवली ग्रो किया जा सकता है और उससे काफी अच्छे रिटर्न्स पाए जा सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्यों ये करना इतना इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम पहली स्लाइड से समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता क्या है या इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपके द्वारा कमाई गई जो जमा पूंजी होती है, आपके द्वारा अर्जित किया गया जो धन होता है, जो आपकी सेविंग्स होती है, उसको मार्केट में अवेलेबल कुछ एसेट्स या ऐसी चीजों को परचेज करना जिससे हमारा रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल से काफी ज्यादा आता है। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमारे बचत खाता या सेविंग्स अकाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 3 से 4% का होता है। आरडी या एफडीज की बात करूं तो वहां पे 7 से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ऑन कॉन्ट्री टू दैट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें और अगर हमने इफेक्टिवली इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम 15 से 20% का एनुअल रिटर्न बहुत ही आसानी से हम पा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जहां पर हम अपने एक गोल को सेट करते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ टाइमलाइन डिसाइड करते हैं, चाहे वो 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है या 20 साल है। गोल के हिसाब से हम टाइमलाइन डिसाइड करते हैं और उसको अचीव करने के लिए हम महीने दर महीने, साल दर साल एक रेगुलरली इंटरवल में हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। यूजुअली हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं इन्वेस्टमेंट को सेविंग से कि हम ऑलरेडी सेविंग्स कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। तो आगे आने वाली वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दो बहुत ही अलग मुद्दे होते हैं, बहुत ही अलग पहलू हैं। सेविंग्स यूजुअली कुछ इमरजेंसी फंड के लिए होता है, कुछ ऐसी फैमिली इमरजेंसीज के लिए होता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, जहां पे उसकी ग्रो होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। ऑन कंट्री टू दैट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग प्लान करते हैं, कुछ गोल को अचीव करने के लिए। वहां पे आपके द्वारा जो इन्वेस्ट की गई जो आपकी जमा पूंजी होती है उसकी ग्रो होने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नॉर्मल से काफी ज्यादा होती है। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों इतना जरूरी होता है। वैसे तो बहुत सारे छोटे बड़े रीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अगर मैं कुछ खास मुद्दों पे बात करना चाहूं तो वो मुद्दे कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन बेसिकली एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है, उसकी कीमत समय के साथ-साथ बढ़ती चली जाती है। या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो समय के साथ-साथ पैसे की जो कीमत होती है, वो बहुत गिरती चली जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो ₹100 से जो चीज़ मैं आज की तारीख में खरीद सकता हूँ, वो शायद मैं 5 साल या 10 साल के बाद ₹100 से नहीं खरीद सकता। उसकी कीमत बढ़ के मेबी 115 या ₹120 तक हो जाएगी और उस पैसे उसकी कीमत का बढ़ने का जो रीज़न होता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से आता है। दूसरा रीज़न है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में जिसके थ्रू हम अपनी वेल्थ को एक एक्स्पोनेंशियल तरीके से बहुत इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली एक्सपोनेंशियली अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का एक ऐसा तरीका है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो ₹100 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरे को आज से 1 साल के बाद उस 7 से 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे आज से 1 साल के बाद 107 या ₹108 का रिटर्न मिलेगा टोटल। अब मैं जब उसी पैसे को दोबारा से सेकंड टू थर्ड ईयर के लिए जब मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो बेसिकली दोबारा से ₹100 के ऊपर ही मिलेगा। वहीं कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम बोलते हैं, कंपाउंडिंग के केस में आज जब मैं ₹100 को इन्वेस्ट करता हूं 7 से 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो ज़रूर मुझे 1 साल के बाद उसकी जो कीमत होगी, उसका जो रिटर्न मिलेगा वो 107 से ₹108 का मिलेगा। बट जब मैं उसे सेकंड टू थर्ड ईयर में जब मैं उसे इन्वेस्ट करूँगा, तो उसपे मेरी जो बेस अमाउंट होगा, वो ₹100 दोबारा से ना होके 107 या ₹108 होगा। जब मैं इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो बहुत बड़ा एक टोटल फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से मेरी वेल्थ एक्स्पोनेंशियली ग्रो होती है। थर्ड रीज़न होता है अचीव द मेजर गोल्स।
मेजर गोल्स अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स होते हैं, चाहे वो हमारा रिटायरमेंट प्लान करना हो, घर परचेज़ करना हो, एजुकेशन के लिए प्लान करना हो या किसी बच्चे की शादी के लिए प्लान करना हो, जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है कि ये रिक्वायरमेंट हमारे पास आज से 10 साल या 15 साल के बाद आने वाली है, तो उसके लिए हम पहले से ही इफेक्टिवली प्लान करना या इन्वेस्ट करना प्लान कर देते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में ज़िक्र किया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। आज की तारीख में अगर मैं ₹100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ₹100 का इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के केस के बारे में सबसे पहले बात करूँ, तो 5वें साल पे आप देख सकते हैं, जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो ₹140 का मिल रहा है टोटल, उसमें ₹40 का मुनाफ़ा हो रहा है मुझे। 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो 180, वहीं 15 साल की बात करूँ 220 और ₹260 20 साल के बाद मुझे एज़ अ रिटर्न मिल रहे हैं। तो ₹100 इन्वेस्ट करने के बाद मुझे एट द एंड ऑफ द डे 20 साल के बाद ₹160 का मुनाफ़ा हो रहा है। वहीं मैं कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंडिंग के केस में रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। ₹100 अगर मैं उसी समय पे इन्वेस्ट करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट में जो हमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है, वो 5 साल के बाद ₹147 लगभग, 10 साल के बाद ₹216, 15 साल के बाद 317 और 20 साल के बाद टोटल 466 रुपए का मेरे को रिटर्न मिलता है। वहाँ अगर हम देख सकते हैं कि 260 के कंपैरिज़न में 446 रुपए का अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न लगभग 2 गुना या 2 गुने से थोड़ा कम रिटर्न है वो बेसिकली। तो दोस्तों जब हम इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी प्रोज हैज अ कॉन्स आल्सो. Usually higher returns of investments comes with a higher risk associated with them. To achieve the higher potential returns, you must be willing to accept the higher potentials of risk and volatility as well. हम लोगों को इस चीज से डर कर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग रिस्क को अवॉइड करने की वजह से लोअर रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट को प्लान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि एक ऐसी इक्वेशन सेट करें, एक ऐसा बैलेंस को आइडेंटिफाई करें जहां पे हम लोगों का रिस्क अफोर्डेबल हो और उसी के साथ साथ हम लोगों का जो रिटर्न्स मिलता है इन्वेस्टमेंट पे वो हमें पर्याप्त मात्रा में समय के साथ साथ मिलता रहे। अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कारगर तरीके हैं मार्केट में अवेलेबल जिसके थ्रू हम अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ तरीकों की तो सबसे पहला है बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स एक ऐसा फिक्स रिटर्न वाला एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो उसके बॉन्ड्स को परचेज करते हैं एक पर्टिकुलर अवधि के लिए, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए, जिसके बाद हम लोगों को एक फिक्स रिटर्न मिलता है। फिक्स रिटर्न यूजुअली नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो हम मार्केट में करते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, उसके कंसिडरेशन में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है स्टॉक्स का। स्टॉक्स एक ऐसा तरीका है कंपनी के एक छोटे से पोर्शन को परचेज करने का, जिसके थ्रू बेसिकली हम कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं और जब जब कंपनी वो कुछ ग्रो करती है उसी के साथ साथ हम लोगों का रिटर्न्स भी ग्रो करते हैं। अगर वो कंपनी कुछ ग्रो नहीं करती है, कम ग्रो करती है तो हमारे रिटर्न्स कंसिडरेबली कम ग्रो करते हैं उस केस में। तीसरा तरीका है फंड्स। फंड्स एक ऐसा तरीका है जो बेसिकली जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो नए-नए इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं या अभी स्टार्टिंग फेज में हैं इन्वेस्टमेंट के, उनके लिए फंड्स एक बहुत कारगर तरीका है जिसको हम आम भाषा में म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। फंड्स बेसिकली एक बंडल्स ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स होता है, अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी। जैसे मैं अगर एचडीएफसी की बात करूं तो एचडीएफसी आपके द्वारा परचेज किए गए कुछ फंड्स को अलग-अलग सेक्टर्स में इस तरीके से इन्वेस्ट करती है जिससे आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। यदि एक पर्टिकुलर कोई सेक्टर डाउन चल रहा है और दूसरा हायर चल रहा है तो अल्टीमेटली रिटर्न्स और रिस्क दोनों बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड एक बहुत कारगर तरीका है आज की तारीख में रिटर्न्स को अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए बेसिकली। धन्यवाद दोस्तों। आज इस वीडियो से विदा लेते हुए मैं आपको एक फाइनल इन्वेस्टमेंट टिप देना चाहूंगा दैट नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बकेट। हमें अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर प्लान नहीं करना चाहिए बल्कि उसको अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिफाई करना चाहिए जिससे हमारा रिस्क ऑप्टिमाइज हो सके और रिटर्न काफी इंप्रूव हो सके। यदि आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी खास मुद्दे पे मुझसे जानकारी चाहते हैं या चाहते हैं हम कोई अच्छा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं, तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। हम उस वीडियो को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।